से आपका और आज वीकेंड मार्केट अड्डा में चर्चा हो रही कि मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है और किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तमाम चीज़ें आई हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने पिछले काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर पे अंडरवेट हैं। म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इंडिविजुअल, जिसको भी पूछो कि आईटी उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है 2-3 क्वार्टर तक। और बैंक में भी लार्ज कैप वाले बैंक आप देखिए हिल नहीं रहे हो। तो ये जो दो सबसे बड़े सेक्टर, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले सेक्टर है मार्केट के, और वही नहीं चल रहे तो मार्केट कैसे चलेगा? जसप्रीत जी, कैसे चलेगा मार्केट जब यही नहीं चल रहा है आईटी और बैंक? बैंक में उतना टेंशन नहीं है बिकॉज अभी रीसेंट डेटा देखें, जैसे कल जो आया 15% का क्रेडिट ग्रोथ है। बहुत और एक्सपेक्टेशन भी ब्रॉडली ये है कि अगले 1-2 साल मजबूती बने रहेगी एज लॉन्ग एज जीडीपी 7% प्लस माइनस रहेगा। तो आई एग्री, वो जो टॉप के टॉप 3 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एक जो टॉप पीएसयू बैंक है, उसका ही शेयर इतना बड़ा है कि वो वो नहीं चलता तो पूरा इंडेक्स, स्पेशली द नंबर 1 जायंट जो भी मर्जर होके और भी बड़ा हो गया है, वही नहीं चलेगा तो फिर इंडेक्स चलेगा। तो बट आई थिंक उसमें इतना बड़ा वो नहीं है। इट विल कैच अप रीजनेबली सून। ज्यादा आई थिंक सोच या फिर इंडेक्सेशन अंडरवेट ओवरवेट जो ज्यादा वो है ट्रबलिंग, विच इज ऑन द आईटी साइड। और जो कल जैसे जिस एक्सेंचर का आया है, बोथ रिजल्ट का जो ट्रेंड है एज वेल एज आउटलुक का जो ट्रेंड है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, इनफैक्ट न्यूट्रल भी नहीं है। तो अब वो अलग बात है कि ये पूरा कैलेंडर ईयर चला गया, रिसेशन नहीं आया है, भले वो ठीक है, बट टुवर्ड्स द एंड उम्मीद थी कि थोड़ा ग्रीन शूट्स उभर के आए फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, जो एटलीस्ट नहीं आ रहे हैं अभी तक। और आप रिसेंट हमने जितने भी कमेंट्री सुनी है आईटी कंपनीज के साथ, सब बोल रहे हैं कि सब ठीक है, 10-15% ग्रोथ के अराउंड रहेगा। जो लार्ज कंपनीज हैं वो जरूर दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, चाहे वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज कंपनीज अपना रही हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है, या ग्रोथ रेट्स यूएस, यूरोप, सम लार्ज पार्ट ऑफ एशिया उतनी अच्छी नहीं है। तो आईटी में आई वुड से जरूर वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। बैंक आई एम नॉट वेरी डिस्टर्ब्ड और व्हाटएवर। उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है नीरज जी। बैंक्स और द एंटायर बीएफएसआई में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, एनबीएफसी, नॉन लेंडिंग, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अल्फा बन जाता है, वो फॉर मल्टी कैप पीएमएसएस एंड फंड्स लाइक अस वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आईटी में जरूर दिक्कत आती है, बट इंडेक्स पे ऑब्वियसली वो एक कितने समय तक दिक्कत लग रही है अभी आईटी में? अभी कितना और समय लगेगा ठीक होने में? आईटी में कितना समय लगेगा? कितना और आपको लगता है कितने और क्वार्टर तक प्रॉब्लम ये रह सकती है? ये मेरे ख्याल से तो 2 क्वार्टर वन विल हैव टू वेट आउट। सो विच मींस कि क्वार्टर 2 की कमेंट्री ऑब्वियसली जो भी आएगी, एंड द अर्लीस्ट, आई मीन अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू लूं तो आई वुड से Jan end, which is like the start of end of quarter 3. बट रियलिस्टिकली बात करें तो वो क्वार्टर 4 हो ही जाएगा, बिकॉज उससे पहले तो मुश्किल लग रहा है आईटी को टू कम बैक टू अ रीजनेबल रिदम। एक बार के लिए एक बाउंस बैक जरूर आता है, बीच में आता भी रहता है, ऐसा नहीं है कि ये इट्स बीन अ लैगर्ड कंटिन्यूअसली। एक महीना वो बीच में बाउंस बैक देता है, बट वो सस्टेन नहीं करता है। तो सस्टेनेबल वाली जो एक बात है, वो मेरे को लग रहा है कि सम टाइम इन दैट JFM quarter ही आएगी at the earliest, if at all. Otherwise, maybe sometime even after that. जी, सुनील जी, आपका क्या व्यू है आईटी और बैंकिंग में? मेरे ख्याल में आईटी में अभी भी हवा थोड़ा है, क्योंकि मेरा एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं। तो क्या हुआ कि कोविड के पहले आईटी का एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ रेट था, और वो एक हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट ग्रोथ को मार्केट डिस्काउंट करके उसका जो वैल्यूएशन था एक सेफ्टी सेक्टर के ओर था। फॉरेनर्स भी ज्यादा निवेश कर रहे थे हमारे आईटी में, वैसा था। कोविड के टाइम में क्या हुआ, सडनली अरे वापस Y2K का समय आ गया, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी बातें करके आईटी को एक ग्रोथ सेक्टर में सडनली कन्वर्ट करके उसकी पी रेशो में एक्सपेंशन बहुत हो गई थी कोविड फेज में। अब उसके बाद जो सिचुएशन कोविड के बाहर आए हम, फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस आई, तो वर्ल्ड की स्लोडाउन है, तो मेरे लिए वो बाइंग जो हो रहा था आईटी में, इससे ज्यादा गिरावट आनी थी, क्योंकि
पैसिव फ्लोस जो आते हैं ना ईटीएफ के जरिए, वर्ल्ड की मूव देखिए फ्लोस ज्यादातर पैसिव बन गए, तो उस पैसिव फ्लो जो इंडिया की ओर एक इंडिया इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ इसमें आती है, तो आईटी को खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए जो हवा बनी थी कोविड के फेस में उतना गिरावट नहीं आने दिया। तो मेरे ख्याल में उस स्थिति को अभी भी मेरे ख्याल में आईटी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म आईटी को वापस अपना एक स्टेबल सिस्टमिक ग्रोथ ऑफ हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट उस स्टेज में आके जो वैल्यूएशन उसका हक बनता है वो आने में अभी भी टाइम लगता है। और मेरी सोच सेम है जैसे जसप्रीत कह रहे थे कि एंड ऑफ द जेएफएम क्वार्टर और मे बी समटाइम ड्यूरिंग अप्रैल में जून क्वार्टर में ही थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद ही वो लेवल एक रीजनेबल लेवल पे आएगा। तो आईटी में मैं अंडरवेट हूं। मानते हैं कि ऐसे वक्त में इंडिविजुअल कंपनी दूसरी कंपनी से मार्केट शेयर छीन सकती है, तो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक बाइस तो हो सकते हैं, मगर ओवरऑल एज ए सेक्टर मैं मानता हूं कि 2 क्वार्टर के लिए दबाव रहेगी। बैंकिंग में भी मैं सहमत हूं जसप्रीत के साथ कि बात बनती है कि क्या ओवर बाइंग हुआ है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में इतना हुआ है तो करेक्शन का असर भी उधर दिखता है, फ्लोज के असर भी दिखता है, और बड़ी दिग्गज में जो एक मर्जर हुआ है उसके कारण ओनरशिप ऑटोमेटिकली डबल दिख रहा है एक ही स्टॉक में, तो थोड़ा बहुत पैरिंग हुआ है। मगर ब्रॉड सिनेरियो आप देखें तो 2 चीज बनती है, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी घटने की दिख रहे थे इसलिए थोड़ा उधर दिलचस्पी कम हुआ था, मगर मैं क्या कह रहा हूं कि भले ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े गिरे, क्रेडिट ग्रोथ इतना है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी कहते हैं ना, यानी निम इंटू लोन बुक, वो एब्सोल्यूट ईपीएस ग्रोथ को प्रोटेक्ट करेगी और बैंक्स की अच्छी ग्रो करेगी। तो मेरे ख्याल में अभी भी बीएफआई स्पेस में आप खरीद सकते हैं, आपका डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है और अपसाइड भी है। मानते हैं कि सिक्लिकल सेक्टर की तरह आप 30-40% पर एनम रिटर्न को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मगर एक सॉलिड डबल डिजिट रिटर्न अभी भी आपको बीएफएसआई बैंकिंग स्पेस से मिल सकता है, और में डाउनसाइड रिस्क भी मेरे ख्याल में प्रोटेक्टेड है, क्योंकि माहौल जो हो रहा है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये फेस्टिवल सीजन और आने वाली समर में आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो ईएमआई के थ्रू खरीदारी होती है, ऑटो सेक्टर में जो गाड़ियां खरीदते हैं, हाउसिंग में, ये सब एक रिटेल लेंडिंग को थोड़ी सपोर्ट और बिल्डअप देंगी, और कैपेक्स साइकिल जो अगले 2-3 साल में बढ़ती हुई दिख रहे हैं, वहां पे भी लेंडिंग का जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगा, और अल्टीमेटली बैंक्स की एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स एक अच्छी दिशा में बढ़ती जाएगी और आपको अच्छा रिटर्न सर इस लेवल पे भी बन सकता है। स्प्रेड का चैलेंज रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो प्रॉब्लम हो रही है ना कि अभी मान लीजिए आरबीआई कुछ नहीं कर रहा है, पीक हो गया रेट, और डिपॉजिट आप हाई रेट पे ले ही रहे हैं बैंकों के सामने, तो जब वो गिरना शुरू होगा तो थोड़ा स्प्रेड का इशू आएगा। तो कैपिटल प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली रहेगी, पैसा कितना बनेगा बैंकिंग में, बल्कि जो एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस है वहाँ बहुत पैसा बनने की संभावना है, वहाँ पे चूंकि क्रेडिट कॉस्ट बहुत नीचे है, तो मैं भी खैर उसमें देखते हैं। अग्रवाल साहब, आप क्या आईटी और बैंक में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इस समय इग्नोर्ड सेक्टर, लोग कहते हैं ना अगले 6 महीने देखो ना, अभी क्यों देख रहे हो, तो मैं तो इसलिए मैंने पूछ लिया पहले जसप्रीत जी से कि और कितने महीने रुकना है, तो उन्होंने कहा 6 महीने, तो हमने कहा ठीक है, उसके आगे की बात बताइए, खरीदा जाए क्या, लोग देखें इस तरफ। अग्रवाल साहब, मुझे लग रहा है कि बिकॉज बाकी जगह पे एक तरफा तेजी चल रही है, तो ये सेक्टर जो कि एक टाइम पे एक सेफ नेट जैसा देखते थे, वहां पे अटेंशन कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं है या ये सेक्टर चलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव व्यू के साथ बैठा हूँ। यहाँ पे चॉइस की बात आ जाएगी कि हम किस तरह के सेक्टर को या स्टॉक को देख रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जहां तक बैंकिंग में आपने जैसे कहा कि ट्रेडिशनल बैंकिंग को छोड़ के अगर हम एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस और जैसी कंपनियों को अगर हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ है एंड दे आर डिलीवरिंग दैट। तो यहाँ पे मार्जिन भी बेटर है, तो जो मार्जिन प्रेशर की आपने बात कही, यस, जहाँ पे एक बैंक टिपिकली एक बहुत सेफ बेट लेने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स उनकी लेंडिंग रेट्स भी कम होती है, एंड डिपॉजिट कॉस्ट के सामने फिर उनका निम जो है वो एक रीजनेबली सिंगल डिजिट में बहुत ही नैरो माइंड में रहता है। और थोड़ा सा भी इतनी बड़ी बुक के अंदर में जहाँ पे भी कॉम्प्रेशन आता है, तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट हमको बॉटम लाइन में दिख जाती है। बट अदर देन दैट, इतने बड़े वाइड सेक्टर में फाइनेंशियल में अगर हम देखें, तो इन जिन सेक्टरों की मैंने नाम कहे, वहां पे दे आर हैविंग अ बिगर स्प्रेड एंड स्टिल, क्योंकि वो लेंडिंग ही थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेके करते हैं अगेंस्ट द बैंक, तो वहां पे एक उनको ग्रोथ भी मिलती है, वो अनटैप मार्केट में भी प्ले कर पाते हैं और मार्जिन भी बड़े रहते हैं।
सो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा तो ये कहना है कि इस पे लॉन्ग रहना इंपॉर्टेंट है, इसमें एलोकेशन कर सकते हैं। आईटी की जहां तक बात है, इस बार फॉर चेंज, आई मीन नॉर्मली मैं हमेशा मैंने स्मॉल कैप को सपोर्ट करता हूँ आईटी कंपनीज में, बट इस बार मेरा रुझान लार्ज कैप कंपनीज पर है। मुझे लग रहा है कि इस समय इस तरह के मार्केट में लार्ज कैप आईटीज के साथ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की, मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की, बिकॉज द साइज फैक्टर जो आता है। देखिए, यूएस एंड यूरोप both are definitely not in the greatest shape as we would have known. Post COVID यूरोप तो डेफिनेटली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ही है, एंड यूएस के अंदर में जो है कहीं कुछ जैसी बात होती रहती है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आईटी अगर सेक्टर प्ले करना है तो लार्ज कैप आईटी कंपनीज को देखना चाहिए, एंड जहां पे हम बात करें बैंकिंग की, तो वहां पे बियॉन्ड पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स जो बाकी अदर स्पेस है वहां पे देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। तो जहां पे अच्छे